वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो SSC-MTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो SSC-MTS 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 21/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 पुस्तकों के पृष्ठों का औसत संख्या 400 है। यदि प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 430 है, फिर बोला गया कि और जो है अंतिम 5 पुस्तकों की जो है 380 पृष्ठों की जो है संख्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5वीं पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को आसानी से बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है 9 पुस्तकों का औसत जो है पृष्ठों की संख्या कितनी दी गई है, 400 दी गई है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 400 लिखेंगे। फिर जो है पहले 5 पुस्तकों के पृष्ठों का औसत संख्या कितना दिया गया था, 430। यानी कि पूरा जो है 9 के पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या से कितना अधिक इसका औसत है, यानी कि ये 400 है तो यहाँ पर कितना है, 430 है। यानी कि कितना अधिक है, तो 30 औसत में 30 अधिक है। कितने, कुल 5 पुस्तकों में। तो टोटल जो हम लोग निकालने के लिए जो है कितना है, 30 अधिक है औसत से। और टोटल जो है पुस्तक कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पर कितना अधिक हो जाएगा टोटल पृष्ठ, 30 × 5 = 150। तो इसमें क्या करेंगे, 400 में से 150 प्लस करेंगे। फिर जो है यहाँ पर पहले औसत, यहाँ पर अंतिम जो है 5 पुस्तकों का जो है पृष्ठ की औसत संख्या कितनी है, 480। पहले कितना था, 400 था। तो कितने की अब कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। कितने में, 5 में। तो टोटल कितने की कमी हो गई, 20 × 25 = 100 की कमी हो गई, यानी कि -100 कर देंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या निकल जाएगी, 5th, यानी कि 5वीं पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या निकल जाएगी। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 5, 550। 550 में से 100 गया तो आपका 450, यानी कि 5वें पुस्तक में 450 पृष्ठों का पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 75 किलोमीटर की यात्रा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगली 60 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और उसके बाद जो है 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो फार्मूला मैं पहले वाले वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितना तय करता है, 75 किलोमीटर यहाँ पर, 60 किलोमीटर यहाँ पर, 90 किलोमीटर यहाँ पर। तो टोटल कितना दूरी हो गया, 9 × 6 = 15, 15 × 7 = 22, यानी कि 225 किलोमीटर कुल दूरी तय किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो दूरी तो आ गया, हमें नीचे क्या चाहिए, फिर समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, समय बराबर यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये समय निकालने का फार्मूला होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर जो है 75 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से तय करता है, 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो यहाँ पर कितना घंटा लगेगा, 25 से काटेंगे 75 को तो 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 75 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लगते हैं। फिर यहाँ पर 60 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कितना समय लग जाएगा, 20 × 3 = 60, यानी कि यहाँ भी कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। फिर यहाँ पर 90 किलोमीटर 15 की चाल से जाता है। तो 90/15 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना समय लग जाएगा, 15 × 6 = 90, यानी कि यहाँ भी आपका 6 घंटा लगेगा। तो टोटल कितने समय लगे, 3 घंटा, 3 घंटा, यानी कि 3 × 3 = 6 घंटा, और यहाँ पर 6 घंटा यानी कि 12 घंटा। तो नीचे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएंगे। हल करेंगे यहाँ पर आपका स्पीड यानी कि चाल आ जाएगी। तो आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर से, 12 × 1 = 10, आपका 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, कितना आपका बच गया,
12×96, 5×4=9, तो 12×7=84, 12×25=60, यानी कि 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी एक साथ मिलकर जो है 13/15 भाग जो है कार्य करना है, और बी और सी को मिलकर जो है 11/20 भाग जो है कार्य करना है। तो आप फिर बोला गया कि यदि ए तथा सी के मजदूरी का अंतर यानी कि पैसे का अंतर 7600 रुपये है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी का कुल मजदूरी कितना होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जितना भाग जो है काम किया जाता है उतना भाग उसी अनुसार जो है क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उसे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि काम के आधार पर पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है दिया गया कि ए और बी मिलकर जो है जो है कितना काम करना है, तो 13/15 काम करना है। फिर बोला गया कि बी और सी को मिलकर जो है 11/20 काम करना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए और सी के काम का अंतर चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, ए और सी के काम का अंतर हो जाएगा, प्लस भी माइनस भी तो कट गया। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ए माइनस सी, यानी कि ए और सी के काम का अंतर यहाँ पर से आ जाएगा। अंतर करेंगे तो 13/15 माइनस 11/20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 हो गया एलसीएम। तो 15×4 = 60, 13×4 = 52, 20×3 = 60, 11×3 = 33, 33 और 52 में से 33 गया तो आपका कितना बचेगा, 19। यानी कि ए और सी के काम का अंतर कितना है, 19/7 अंतर है, 19/60 अंतर है। और इसी काम के अनुसार, इसी काम के अंतर के अनुसार पैसा कितना मिला है, 7600 रुपये के बराबर बोला गया है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट काम का वैल्यू आ जाएगा। तो हल करेंगे 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी कि 400। तो पूरे जो है काम यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो नीचे जो आपका एलसीएम आया वही क्या है, टोटल काम है। ये जो है ए और सी द्वारा जो टोटल काम किया जाएगा वो यही काम है, ये जो नीचे आया वही काम है। तो हल करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, डायरेक्ट जो है क्रॉस गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए और सी के द्वारा ये टोटल काम करना है। तो ए और सी के द्वारा अगर काम में उसका रुपये से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल रुपये जो ए और सी को प्राप्त होती काम करने पर। तो कितना हो जाएगा आपका, 6×4 = 24,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का 2:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इतना का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, ए बी सी का निश्चित अनुपात में पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो बी यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर बी 2 यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, बी का वैल्यू बराबर करना होगा। तो बी का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बी बराबर हो गए। तो ए बी सी का अनुपात में वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये ए बी सी का अनुपात में वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट। तो 4×4 = 16, 16 तिया आपका कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 48, प्लस बी कितना है, 6 यूनिट। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×6 = 36, प्लस सी कितना है, 9 यूनिट। सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 यूनिट। फिर क्या है, इधर का हल कर लेंगे, इधर का अब ये हल करेंगे। तो ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16, बी का वैल्यू 6 यूनिट, तो 6×6 = 36 दूनी 72, प्लस सी का वैल्यू 9 है तो 9 × 9 = 81। अब क्या करेंगे, जोड़ लेते सभी को। तो 8×6 = 14, 1 15, 5 हाथ में 1, 8 3 11, 11 4 15, 1 16। अनुपात इधर आपका हो जाएगा 6 2 8 1 9, 8 7 15 1 16, यानी कि 165/169 ये हल करने पर आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे ये जो है आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका अनुमानित मान क्या होगा, यानी कि इसका जो है अप्रॉक्स नहीं, यानी कि लगभग में जो इसका वैल्यू क्या होगा, इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है अनुमान हमें लगा लेना है। ये जो 11.01 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अनुमान लगाकर वैल्यू निकालना है, ना कि एक्यूरेट वैल्यू निकालना। अनुमान लगा के, तो अनुमान लगा के यहाँ पर 11.01 को 11 मान सकते हैं, 7.98 को क्या मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं,
फिर यहाँ पर 15.99 को क्या मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं, क्योंकि हमें अनुमानित मान चाहिए। तो इस जो दशमलव में वैल्यू दिया गया उसका अनुमानित वैल्यू पहले लिख लेते हैं। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो 4488 को 11 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 0 11 8 88, माइनस ये क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि -8। भाग किससे करना है, 16 से भाग करना है। तो हल करेंगे यहाँ पर 408 - 400 करेंगे तो कितना आएगा 400 भाग 16, यानी कि 400 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 8 तो 16 25 80। तो आपका अनुमानित वैल्यू कितना आ जाएगा इतने का 25, यानी कि 25 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:1 है। आज से 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर जो है शुरुआत में क्या दिए गए, माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, यानी कि मदर और उसके सन। अनुपात कितना है, 4:1, यानी कि 4:1 है। फिर जो है बाद में 14 वर्ष बाद जो है उनकी अनुपात कितनी हो जाती है, 2:1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों में जो है दोनों का 14 वर्ष बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब यूनिट में देखेंगे तो यूनिट में यहाँ पर समान वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ 4 यूनिट था, यहाँ 2 यूनिट हो गया, यानी कि 2 यूनिट की कमी हो गई। यहाँ 1 यूनिट था, 1 यूनिट है, यानी कि बराबर है। तो हमें जो है क्या करना होगा, यूनिट में यहाँ पर वैल्यू समान, डिफरेंस यहाँ पर बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 को क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा तो ऊपर गुना करेंगे। तो अगर रेशियो में 1 से गुना भी किया जाएगा तो जैसा रेशियो था वैसा ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाले यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर नया अनुपात, 3 दूनी 6:3 आ जाएगा, यानी कि 14 वर्षों के बाद उनका अनुपात ये रहेगा। तो यहाँ पर जो अब यूनिट में जो है कितना वृद्धि हुआ, तो 2 यूनिट की यहाँ भी वृद्धि हुई है, और यहाँ पर 1 यूनिट से 3 यूनिट हो गया, यानी कि यहाँ भी 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर जो है कितना दिया गया, 14 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 साल, कितना हो जाएगा 7 ईयर होगा। तो क्या पूछा जा रहा है, माता की वर्तमान आयु। तो माता की वर्तमान आयु का अनुपात में वैल्यू कितना था, 4 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 साल है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि माता की वर्तमान आयु कितनी है, 28 साल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ग्राफ में क्या दिए गए हैं, ग्राफ में यहाँ पर जो है अलग अलग दिया गया है कि नीचे जो है तालिका, यानी कि SBI, ICICI और HDFC और एक्सिस का जो है यहाँ पर अलग अलग नोटों की संख्या दी गई है सभी बैंकों में। जैसे कि यहाँ पर SBI में जो है 2000 नोटों की संख्या 250, 500 की 300, 200 की नोटों की 150 संख्या दी गई है। वैसे ही जो है सभी बैंकों में नोटों की संख्या दी गई है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ICICI बैंक के ATM में 500 मूल वर्ग के कुल राशि, यानी कि 500 रुपये के नोटों की कुल राशि किसके, ICICI बैंक के, यानी कि ये 200, और ICICI बैंक के 200 रुपये मूल वर्ग के कुल राशि, यानी कि ये जो है 200 मूल वर्ग के जो है कुल राशि जो है कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो है नोटों की संख्या 500 दी गई है, इसमें कि 500 की नोटों की संख्या ICICI में 200 है और 200 रुपये के नोटों की संख्या 175 है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी राशि का अनुपात निकालना है, यानी कि मूल्य निकालना उसका है। तो यहाँ पर जो है अगर एक नोट का दाम 500 रुपये है तो टोटल कितने नोट है, 200 नोट है। तो ये आपका कुल हो जाएगा 500 रुपये के नोट की राशि। इसका जो अनुपात किससे चाहिए, 200 रुपये के नोट, यानी कि एक नोट का दाम 200 रुपया, टोटल कितने नोट है, 175 नोट है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो 200 चला गया, आपका 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि 20 बार में चला जाएगा, 25 सत्ते 175, यानी कि आपका अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20:7 आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग इसे, जो है पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्णांक में है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 3 48, 48 1 49/16 होगा। प्लस आपका कितना है 1/2, माइनस आपका कितना हो जाता है 3/4 होगा। तो हल करेंगे, 49 जो है रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 7, 16 आपका 4 बाहर आएगा। तो यहाँ पर प्लस 1/2 माइनस 3/4,
क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हल कर लेते, क्योंकि बेस इसका समान है तो 4 एलसीएम, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4/4 कितना हो गया 1। तो 1 + 1/2 है तो पूर्णांक में कितना हो जाएगा 1/1/2, ये आंसर आपका होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई खुदरा विक्रेता जो है 22 केजी चावल जो है 35 रुपये प्रति केजी की दर से जो है खरीदता है, और 13 केजी चावल जो है 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। जब उसने दोनों किस्मों को मिश्रित कर 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया तो उसे कितने रुपये का लाभ जो होता है निकटतम पूर्णांक में, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है कुल रुपये निकालेंगे, यानी कि अगर 1 किलो चावल का दाम, 1 किलो जो है चावल का दाम 35 रुपये प्रति केजी है, तो 22 किलो चावल का दाम टोटल कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे 35 × 22 तो आपका कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, यानी कि टोटल 770 रुपये का खरीदा गया। फिर जो यहाँ पर बोला गया कि 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है 13 किलोग्राम चावल खरीदा गया, तो टोटल रुपये यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 तिया 39, यानी कि 390 रुपये में खरीदा गया। तो टोटल जो है चावल को खरीदने में कितने रुपये का खर्च किया गया, तो 0 916 7 3 10 11, यानी कि 1116 रुपये खर्च किया गया। कितना खर्च किया गया 1116 रुपये। और यहाँ पर जो है उसे बेचा कितना, बेचा 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। टोटल कितने केजी बेचा होगा, तो 22 केजी + 13 केजी, यानी कि टोटल 35 केजी चावल बेचा। तो टोटल कितने रुपये में बेचा, तो 35 × 40 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी कि 1400 रुपये में वो पूरा चावल बेच दिया। तो यहाँ पर लाभ कितने रुपये का हो रहा है, 1660 रुपये का चावल 1400 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर आपका 240 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, तो सीपी पर निकाली जाती है। तो सीपी आपका यहाँ पर कितना है 1160 रुपये है, और हमें क्या चाहिए परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 0 आपका यहाँ पर से चला गया। यहाँ पर से जो है आपका 6 2 8, यानी कि 4 से काट सकते हैं, तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि क्या करेंगे 600 को 29 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 29 दूनी 58, 20 बचेगा, यानी कि लगभग जो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 21% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सिस बैंक और एटीएम में जो है 500 रुपये मूल वर्ग की राशि जो है 2000 मूल वर्ग की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ही बोला गया कि कौन सा बैंक, आपका एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक आपका नीचे है। इसमें जो है 500 रुपये के नोटों का जो है कुल राशि कितना हो जाएगा, एक नोट का दाम 500 रुपये, टोटल कितने नोट है 150 नोट है, तो इंटू करेंगे तो टोटल राशि आ जाएगा जो कि 500 रुपये का है। तो यहाँ पर फिर जो है 2000 नोट, 2000 एक नोट का दाम 2000 रुपये, और कितने नोट है यहाँ पर 100 नोट है एक्सिस बैंक में, तो कुल मूल्य गुना कर देंगे तो कुल मूल्य निकल जाएगा। इसी का पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं x% है, यानी कि 100/100 हल करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 100 आपका चला गया, 2 0 1 3 0, 3 0 से 3 0 चला गया, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 25 75/2% होगा। पॉइंट में आपका वैल्यू चाहिए हमें, तो पॉइंट में आपका कितना हो जाएगा 37.5% होगा, यानी कि 37.5% आपका क्या होगा, ये आपका इतना परसेंट जो है अधिक है 2000 नोटों के मूल्य से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी तथा सी जो है किसी कार्य को 12 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और सी जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 15 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो एलसीएम आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 60। तो 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 60 को 15 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा।
यानी कि समय बराबर, और पहले जो है पहले वाले वीडियो में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाई कुल टोटल एफिशिएंसी होती है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये जो एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो तीनों को मिलकर करना कितना काम है, 60 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा, तो 5 4 9 3 12 की कार्य क्षमता से काम करेगा। तो कितना हो गया टोटल कार्य क्षमता, तो 5 4 9 3 12। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय। तो कितना आपका आ जाएगा, 12 25 60, यानी कि 5 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना, सॉरी यहाँ पर जो आपको आयतन निकालना ही है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या पता होना चाहिए, घनाभ के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आयतन के फार्मूला क्या होते हैं यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होते हैं, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होते हैं। तो हल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लंबाई कितना है, लंबाई आपका 6, चौड़ाई 8, ऊंचाई 10 है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 इंटू 10 यानी कि 480 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ये घनाभ का आयतन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक यानी कि मॉड क्या होगा। तो मॉड निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए उनमें से कौन सी संख्या को सबसे अधिक बार लिखा गया है, यानी कि सबसे अधिक बार उसे दोहराया गया है, वही आपकी क्या होगी, मॉड यानी कि बहुलक होगी। तो 2 को देखेंगे, 2 जो है आपके कितने बार है, 1 बार यहाँ पर है और 2 बार है। तो 2 आपके 2 बार है, कितने बार है, 2 बार है। 5 देखेंगे तो 5 1 बार 2 बार 2 बार है, तो 5 भी आपके कितने बार है, 2 बार है। 7 आपके कितने 1 बार दिख रहे हैं। 6 आपके 1 बार 2 बार 3 बार है, तो 6 आपके 3 बार है। 8 1 बार है, 9 1 बार है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है अंक किस, यानी कि कौन सा अंक जो है सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, तो 6 को। 6 को कितने बार लिखा गया, 3 बार, यानी कि 6 ही आपका क्या होगा, बहुलक यानी कि मॉड होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना दिया गया, 37 और 444 दिया गया। और बोला गया कि यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणज क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणज के बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या कितनी है, 111, दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, निकालनी है। एचसीएफ दोनों संख्याओं को कितना दिया गया, यानी कि महत्तम 37 और लघुत्तम 444 दिया गया। हल करेंगे, इससे काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पर से दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 37 इंटू 4। तो गुना करेंगे कितना आपका आ जाएगा, 37 दूनी 74, 74 दूनी आपका 148। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 148। तो यहाँ पर आपका 148 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 30 छात्रों का औसत अंक 65, 36 छात्रों का औसत अंक 35 और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, गुना करना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल छात्रों का यहाँ पर 65, ये जो है जो 30 छात्रों का औसत अंक है उसको जो है इसका योग निकालेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 65 इंटू 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, यानी कि 30 छात्रों के द्वारा 1950 अंक लाए गए। फिर जो यहाँ पर 36 छात्रों का औसत अंक 35 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 35 तिया आपका हो जाएगा 35 छक 70 7 तिया 21, यानी कि 210, 0 21, 35 तिया आपका 105, 105 और 21 आपका कितना हो जाएगा 126। तो 126 आपका हो गया। फिर क्या करेंगे, 34 इंटू 45 करेंगे, क्योंकि 34 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो योग निकालेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180, 0 0 8, 45 दिया आपका 135, 135 और 8 आपका कितना हो जाएगा 135, 45 दिया आपका 4 दिया 12, 145 दूनी 180, 4 180, 45 दिया 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13, 0 8 5 13, 13 14, 1 15, यानी कि कितना आपका हो जाएगा 1530 होगा। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0 6 3 9 5 14, 1
9 5 14 2 16 1 17 1 3 1 4, यानी कि टोटल जी ये आपका क्या हो गए अंकों के योग है। हमें क्या चाहिए औसत चाहिए, तो टोटल कितने छात्र थे 30 यहाँ पर, 36 यहाँ पर, 34 यहाँ पर, तो टोटल कितने छात्र हो गए 36 और 34 70, 70 और 30 कितने हो गए 100, भाग कर देंगे आपका औसत अंक आ जाएगा। तो 1 0 चला गया, पॉइंट में आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 47.4 आएगा, यानी कि ये क्या हो गया सभी छात्रों का औसत अंक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपये हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि 5% की दर से 4 वर्ष, यानी कि 1 साल में कितना प्रतिशत का ब्याज लगता है 5%, और टोटल कितने समय तक ब्याज लगते हैं तो 4 सालों तक ब्याज लगते हैं। तो कुल कितना ब्याज लग जाएगा, अगर 1 साल में 5% ब्याज लगता है तो 4 सालों में कुल मिलाकर 5 चौक 20% ब्याज लगेंगे। तो ये आपका मूलधन है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है, दोनों का परसेंट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 100 + 20% यानी कि 120% आपका अमाउंट है, और जो कि यहाँ पर रुपये में अमाउंट कितना दिया गया 1440 दिया गया। हल करेंगे 1% का वैल्यू आएगा, फिर हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हल कर लेते, 0 0 चला गया, 12 से 144 12 में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया 12 रुपये। हमें क्या चाहिए मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए, तो अगर 1% का वैल्यू 12 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक बस जो है 10 किलोमीटर की दूरी जो है 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस जो है कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हमें क्या निकालना होगा चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, समय कितना है 12 मिनट, लेकिन दूरी मिनट में है, समय की दूरी जो है किलोमीटर में और समय किस में मिनट में। तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे घंटा में चेंज करेंगे, तो 12 को 60 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 25 60 चला जाएगा, 5 ऊपर गुना हो जाएगा, तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई चाल आ गई। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि अगर उसकी चाल जो है उसकी चाल में 25 किलोमीटर कम कर दिया जाए, जितनी पहली चाल थी उसमें अगर 25 किलोमीटर उसकी चाल कम कर दी जाए तब कितना समय लगेगा इसी दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि चाल को यहाँ पर क्या कर दिया गया आधा कम कर दिया गया, यानी कि पहले 50 था तो 25 उसमें कम करेगा तो नई चाल कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि जो नया चाल है वो पुराने वाले चाल का आधा है। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो नया चाल है वो पुराने वाले चाल का आधा है। तो अगर चाल आधा हो गया तो समय जो लगेगा उसी दूरी को तय करने में वो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर चाल यानी कि स्पीड अगर उसकी आधी कर दी जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में समय क्या लगेगा 2 गुना समय लगेगा। अगर पहले 12 मिनट लगता था तो अब कितना लगेगा 24 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से 24 अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या यक्स है। क्या मान लिया संख्या यक्स है, तो बोला गया कि उस संख्या का 3 गुना, यानी कि अगर संख्या यक्स है तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3 यक्स। फिर बोला गया कि उसी संख्या का 1/3 यानी कि संख्या अगर यक्स है तो उस संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा यक्स बटा 3, और अंतर जो है इन दोनों का अंतर कितना दिया गया जो कि बोला गया इन दोनों का अंतर 24 के बराबर है। हल करेंगे जो यक्स का वैल्यू आएगा वही क्या होगी संख्या का वैल्यू होगा, यानी कि वही आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 1 यक्स गया यानी कि 8 यक्स आ गया। तो 8 यक्स बटा 3 बराबर कितना है 24। 8 से 24 काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा 3 बार में। तो यक्स बराबर आपका यहाँ पर से वैल्यू कितना आ गया 9 यानी कि 9 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या किसी आयत की लंबाई के बराबर है। फिर बोला गया कि वृत्त की परिधि और आयत की चौड़ाई क्रमशः जो है
क्या है 132 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का विकर्ण कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर वृत्त की परिधि टोटल दी गई है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो फार्मूला जब तक मेंसुरेशन में नहीं पता होगा आप हल नहीं कर पाएंगे। तो मेंसुरेशन में फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, हल करते हैं तो 2π को क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू आर, और टोटल जो है परिधि कितना दिया गया है यहाँ पर 132 सेंटीमीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा 132। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 132 3 बार में चला जाएगा, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर से कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि वृत्त की जो त्रिज्या आयत की लंबाई के बराबर है, यानी कि अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई भी कितनी है 21 सेंटीमीटर ही है, और उसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का सभी कोण जो है कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेनस थ्योरम से अगर ये 20 है ये 21 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने बोला था कि कुछ कुछ ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे कि 3 4 5 8 6 10 12 5 13, उसी तरीके से 20 और 21 29, फिर आपका हो जाता है 24, आपका 576, 24 7 और 25, फिर आपका हो जाता है आपका क्या हो जाता है, इसी तरीके से जो आपके कुछ और ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो 20 21 का क्या बनेगा यहाँ पर 29 बनेगा। तो ट्रिपलेट आप कुछ कुछ ध्यान में रखिएगा जिससे आप इस तरीके के प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो विकर्ण कितना आ गया 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या कितनी है। तो 40% को भी हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि अगर वह संख्या हम लोग मान लेते कि यक्स है, हम लोगों ने क्या मान लिया कि वह संख्या यक्स है, तो क्या बोला गया कि यक्स का 2/5 का 2/5 कितने के बराबर है 24 के बराबर है। हल करेंगे यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं, आपका यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 6 24 यहाँ पर आपका होगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 5 25 6 150, यानी कि वह संख्या कितनी थी 150 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति जो है 25% छूट प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितनी राशि का जो है भुगतान किया था। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, असल में एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है। कितना परसेंट का छूट दिया गया, तो 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 का समान पर क्या किया 1 यूनिट का छूट दिया। कितने यूनिट का 1 यूनिट का छूट दिया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितने के बराबर है 20 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 रुपये के बराबर है। तो 4 का सामान पर अगर 1 यूनिट का छूट दे रहा है तो बेचा होगा कितने में 3 यूनिट में बेचा होगा। तो यानी कि 3 यूनिट में बेचा, यानी कि एसपी का वैल्यू कितना है 3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपये है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 × 60 होगा, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है तो 60 यूनिट है, यानी कि 60 रुपये, यूनिट ने 60 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सभी 4 बैंकों को मिलाकर 200 रुपये वाले मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या और 2000 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या से कितना कम है। तो ये जो है 2000 के नोटों की कुल संख्या जोड़ेंगे और फिर 200 रुपये के नोटों की कुल संख्या जोड़ेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले 2000 का जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 4 2 6 7, अब 25 अब 50 75, यानी कि 775। 775 में से इसका माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50 50 100, यानी कि 2 2 400 4 1 5 5 1 6 675। माइनस करने पर आपका कितना अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 100 अंतर आएगा, यानी कि नोटों की संख्या में अंतर 100 नोटों का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपये में 325 हाँ 5 लाख रुपये में एक बाइक और एक कार खरीदी। उसने जो है बाइक को 20% के लाभ पर और कार को जो है 10% के हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में जो है 5% का लाभ प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बाइक की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को एलिगेशन से हम लोग बेहतर तरीक़ा से और आसानी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पहला जो है आपका क्या है, बाइक है। ये आपका बाइक, इधर आपका कार। तो बाइक को जो है क्या किया गया, 20% के लाभ पर बेचा गया और कार को जो है कितने में बेचा गया, 10% के हानि में बेचा गया। और ओवरऑल जो है क्या हो रहा है, 5% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर से अगर क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बाइक और कार का जो है विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, हमें डिफरेंस निकालना है यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो 5 है प्लस 5 है, यहाँ पर -10 है। तो 5 में से -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 15%। कितना आ जाएगा, 15%। और फिर जो है बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यानी कि दोनों वस्तुओं का यहाँ पर अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, 15-15 तो चला गया, यानी कि 1:1 आ जाएगा। यानी कि जितना में बाइक जो है कीमत थी उतनी ही क्या थी, कार की कीमत थी। तो टोटल जो है यहाँ पर जो अनुपात में जो है योग कितना हो जाएगा यूनिट का, 1 और 1 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ भी 1 यूनिट यहाँ भी 1 यूनिट, यानी कि टोटल 2 यूनिट। दोनों वस्तु का जो है कीमत कितना था मिलाकर, दोनों जो है बाइक और अथी का 50,000 था, कितना था, सॉरी 5 लाख था, कितना था 5 लाख। ये आपका 5,05,000 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2,50,000। तो बाइक की कीमत कितनी थी, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2,50,000, यानी कि बाइक की कीमत 2,50,000 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 343 × 49 × 7 सेंटीमीटर की किसी ठोस धात्विक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निर्मित किए जाते हैं। सभी निर्मित घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल जो है कितने घन बनाए जाएंगे। क्या निकाल सकते हैं कि टोटल कितने घन बनाए जाएंगे। तो हमेशा जब किसी को जो है किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, आयतन का यहाँ पर निकालने के लिए तीनों को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 343 × 49 × 7, ये आपका घनाभ का आयतन हो गया। इसको क्या करेंगे, घन के आयतन से भाग कर देंगे। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि उसका आयतन कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, घनों की संख्या निकल जाएगी जो कि इस घनाभ से निकलेगा। और जितनी घन निकलेगी उसका क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, घन के एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके यहाँ पर गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 × भुजा कितना है, 7 है, तो 7 × 7 कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर से 1 2 3 3 7 से 3 7 चला गया। बाकी क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका इकाई अंक पहले देखते हैं। यहाँ पर 9 × 27 और 7 6 कितना आ जाएगा, 42, यानी कि इकाई अंक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि 6 और 7 तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाकी यहाँ पर चेक करेंगे तो 10,000 से तो बिल्कुल आपका ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 300 × 40 करेंगे तभी आपका कितना हो जाता है, 12,000 हो जाता है, यानी कि इससे तो बड़ा ही आएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप ऐसे चाहे तो गुना भी करके देख सकते हैं, गुना करके देख लीजिएगा, 343 × 49 × 6 तो आपका इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राशि कितनी है। तो मैंने एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो डाला, तो वहाँ पर मैंने जो है रेशियो से इस तरीके का प्रश्न निकालने के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से बताया था। तो अगर आप इस तरीके के जो है रेशियो से नहीं बनाना जानते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग, जो है वहाँ पर जो है मैंने वीडियो में बताया था कि 2 साल का जो है अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। तो यहाँ पर जो है पहले साल में जो है कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है, तो 20% का ब्याज लगता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 20% का भी 20% निकालेंगे। तो 20 का जो है 20% कितना हो जाएगा, 4%।
और ये जो यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू होता है वो असल में क्या होता है, वो असल में आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। और ये जो यहाँ पर होता है वो असल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दर में अंतर होता है, यानी कि इतना जो है आपका ब्याज में अंतर होता है। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, सिर्फ हमें क्या चाहिए, दोनों का अंतर का प्रतिशत चाहिए। तो अंतर कितना हो जाएगा, 1 × 4% करेंगे यानी कि 4%, और दोनों का अंतर जो है रुपये में कितना दिया गया, 200 रुपये। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन कोई भी राशि जो है खुद में कितनी होती है, 100%। तो अगर 1% का वैल्यू 50 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5000 रुपये होगा। यानी कि मूलधन कितनी थी, तो 5000 रुपये थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया रेशियो वाला तरीका। अगर आप इसे जो है फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर फार्मूला बता देता हूँ, आप जो है बनाकर देख लीजिएगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, P × R² बटा आपका कितना हो जाता है, 10,000 बराबर आपका क्या हो जाता है, दोनों ब्याजों का अंतर होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये फार्मूला होता है। तो अगर आप रेशियो से नहीं बनाना जानते हैं तो आप ये फार्मूला से भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। आपका आंसर यानी कि मूलधन आपका यहाँ पर से आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, जो बेहतर आपको लगे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।